हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। पढ़ाई ठीक ठाक से चल रही होगी। ठीक है। पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए आज से हमने साइंस स्टार्ट किया है, वो भी एनसीईआरटी का। ठीक है, जिसमें हम हर एक चैप्टर बाइज फैक्ट्स को लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कक्षा 8 का। ठीक है, कक्षा 8 का। ठीक है, पहला चैप्टर है आपका। देखते हैं क्या है पहला चैप्टर। पहला चैप्टर आपका फसल उत्पादन से संबंधित कुछ है। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन है पहला चैप्टर। टोटल इसमें 18 अध्याय हैं, 18 लेसन है। ठीक है, इसमें पहला चैप्टर है आपका फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो फसल उत्पादन प्रबंधन, ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि फसल का उत्पादन कैसे होता है, पहले कैसे होता था, अभी कैसे होता है, किस तरह से खेती की जाती है। ठीक है, ये सब देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि मुझे फैक्ट्स पढ़ना है। तो सबसे पहले कृषि पद्धति की बात करें तो कहा जाता है कृषि पद्धतियाँ जो है, पहले आदमी क्या था, लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक आदमी जो थे घुमंतु थे। ठीक है, बाद में धीरे धीरे उन्होंने रहना सीखा, मतलब एक जगह रहना सीखा। ठीक है, भोजन के लिए तो पहले तो इधर उधर विचरण करते रहते थे। धीरे धीरे वे कच्चे फल सब्जियां खाते थे, फिर उन्हें भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करने लगे थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे एक जगह रह के, ठीक है, चावल गेहूँ अन्न खाद्य फसल उत्पादित करने लगे। इस तरह धीरे धीरे कृषि का प्रारंभ हुआ। अब कृषि का प्रारंभ जब हो गया तो कृषि कृषि से रिलेटेड कैसे खेती करते थे ये सब जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो वो आगे हम देखेंगे। तो जब यहाँ एक वर्ड है फसल। ठीक है, तो जब बहुत एक ही पौधे के किस्म एक ही स्थान पे बड़े पैमाने पे उगाए जाते हैं तो उसको फसल बोलते हैं। ठीक है, जैसे गेहूं का फसल, तो वहाँ पे बहुत सारा गेहूं का पौधा लगा होगा। ठीक है, इसलिए गेहूं का फसल बोला गया है उसको। फसल का मतलब है एक ही किस्म के पौधे बहुत सारे। ठीक है, अब हम डायरेक्ट बात करते हैं। ठीक है, कि भारत में क्या है, भारत में कृषि का क्या सीन है। तो भारत एक विशाल देश है। यहाँ पे ताप आर्द्रता, मतलब यहाँ की जलवायु जो है ना अलग अलग है। तो अगर भारत में विभिन्न तरह की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है, मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की जलवायु है। तो ऑब्वियस सी बात है कि विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार के फसल उगाए जाएंगे। तो हमारे देश में जो है दो टाइप का फसल उगाया जाता है, एक है खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल। ठीक है, मेनली दो टाइप का है। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहाँ से उठेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। सबसे पहले अगर खरीफ फसल की बात करें, खरीफ फसल की, तो ये वर्षा ऋतु में लगाए जाते हैं। वर्षा ऋतु में लगाए जाते हैं कौन, खरीफ फसल। डैट मीन्स वर्षा ऋतु की अगर बात करें तो वर्षा ऋतु जून से सितंबर के बीच में होता है। कब होता है, जून से सितंबर के बीच में, जून से सितंबर के बीच में होता है। और इसके अंतर्गत धान आते हैं, मक्का आते हैं, सोयाबीन आते हैं, मूंगफली आते हैं, कपास इत्यादि, ये सब इनके अंतर्गत आते हैं। और भी अगर इनका एक ट्रिक, खरीफ फसल का ट्रिक है खजूलावर। क्या है, खजूलावर, मतलब ख से खरीफ, जू से जून जुलाई, और वर से अक्टूबर नवंबर। ठीक है, तो जून जुलाई में लगाए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में काट लिए जाते हैं। ठीक है, कौन, ये खरीफ फसल। ठीक है, और इसके अंतर्गत धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि आते हैं। वहीं हम अगर रबी फसल की बात करें, तो रबी फसल आपका शीत ऋतु में लगाया जाता है। कब लगाया जाता है, शीत ऋतु में लगाया जाता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो होते हैं गेहूँ आते हैं, चना आते हैं, मटर आते हैं, सरसों आते हैं तथा अलसी रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। तो उदाहरण देख लिए, ये सब रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। अब फिर रबी फसल का क्या तरीका है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो रबी फसल का रक्टू अप्रैल, ये याद रखिए, रक्टू अप्रैल, मतलब रबी फसल जो है अक्टूबर में लगाया जाता है और अप्रैल में काट लिया जाता है। ठीक है, अक्टूबर में लगाया जाता है और अप्रैल में काट लिया जाता है। ये रबी फसल का है, एग्जाम्पल भी देख लिया। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपको उठता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम आगे चलेंगे तो आगे हमें कृषि पद्धति के बारे में बताया गया। किसके बारे में, कृषि पद्धति। तो कृषि पद्धति में हम लोग देखेंगे कि कृषि कैसे की जाती है। तो सबसे पहले होता है इसका स्टेप, मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई, तीसरा खाद एवं उर्वरक देना। ठीक है, तीसरा सिंचाई, चौथा खरपतवार से सुरक्षा, छठा कटाई और सातवां भंडारण। तो सबसे पहले हम मिट्टी तैयार करना देखते हैं। मिट्टी तैयार करना, तो मिट्टी तैयार करना क्या, तो मिट्टी को, जो भी मिट्टी है उसको जोतना। ठीक है, जोतना पलटना, ठीक है, या पोला बनाना, इसी को बोलते हैं मिट्टी तैयार करना। ठीक है, ये ऐसा करने का नौबत क्यों आता है, हमें ऐसा करते ही क्यों हम लोग, तो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मिट्टी की जो नमी जो है, ठीक है, मिट्टी की नमी उसको बनाए रखने के लिए, उसके ह्यूमस जो है पौधों को मिले। ठीक है, पौधे के जड़ों तक आसानी से जा सके, पौधे के जड़ आसानी से शोषण कर सके, इसलिए ऐसा करते हैं। और साथ ही मिट्टी के पोषक तत्व, ह्यूमस को बनाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने बोला ह्यूमस बनाने के लिए ऐसा करते हैं। तो ह्यूमस बनाता कौन है, ये भी तो क्वेश्चन है। ह्यूमस बनाता कौन है, तो मिट्टी में हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिसमें केचुआ भी है और भी बहुत ज़्यादा सूक्ष्म जीव हैं। तो केचुआ जो है ये सब मिट्टी में मतलब वृद्धि करते हैं। जब हम उसको पोली करते हैं, मतलब जोतते हैं खेत को, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसके ह्यूमस को बनाने का काम करते हैं केचुआ जो है। इसलिए केचुआ को किसानों का मित्र कहा गया है। ठीक है, मिट्टी में ह्यूमस को बनाए रखता है कौन, केचुआ और सूक्ष्म जीव, इसलिए उसको किसानों का मित्र कहा गया है। ठीक है, और जो पोषक और क्या बोलते हैं, ह्यूमस केचुआ के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, और जब हम
मिट्टी के को पोला करते हैं, जोतते हैं, तो उसमें जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। ठीक है, उसके लिए बहुत जरूरी है, फसल के लिए बहुत उपयोगी है। आगे हम चलेंगे, आगे देखेंगे मिट्टी को उलटने पुलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को ही जुताई कहते हैं। ठीक है, वो दिया हुआ है आगे। अब कभी कभी क्या होता था कि मिट्टी बहुत सूखी रहती थी, जो खेत होता था बहुत सूखा हुआ रहता था, तो उसमें नमी लाने के लिए उसमें पहले पानी डाल दिया जाता था। ठीक, पहले उसमें पानी डाल देते थे, फिर उसका हल के द्वारा जो है हल चलाकर उसकी हम लोग जुताई कर लेते थे। तो इससे क्या होता था कि नमी बनी रहती थी, खेतों में हाल रहता था। हम लोग बोलते हैं ना, खेत में हाल नहीं छे, मतलब गाँव में बोला जाता है, खेत में हाल नहीं छे, पानी डाक तब जोतल जीते ओकरा। ठीक, तो ऐसे होता था। अब जुताई की बात आई तो जुताई के लिए कृषि औजार के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हल का, कुदाली का, कल्टीवेटर का, ठीक है, इस कार्य में उपयोग किया जाता है। हल जो था प्राचीन समय में, पहले प्राचीन काल में इसका यूज किया जाता था। ठीक है, हल के देखा जाए तो 2 भाग होते थे, आप फोटो में देख लीजिए, हल के 2 भाग होते हैं। यही आपका हल है, ये जो आपका है ये आपका हल है। ठीक है, ये आपका हल है, इसके 2 भाग हैं। ये जो डंडा जो देख रहे हैं इसको हल शाफ्ट बोला गया, और जिसकी मदद से, ठीक है, हम मिट्टी को खुरचते हैं। ठीक है, इसको फॉल बोला गया, ये जो फॉल, ये देख रहे हैं, फॉल बोला गया है। ठीक है, तो इसकी मदद से हम लोग जुताई करते थे प्राचीन समय में। ठीक है, उसके बाद कुदाली का यूज भी वैसे ही कुछ मिट्टी को पोला बनाने, ठीक है, ये सब करने में कुदाली का भी इसका हाथों के द्वारा कुदाली का यूज किया जाता था। ठीक है, ये देखिए कुदाली, ये आपका कुदाली है। ठीक, ये आपका कुदाली है। ओके, आगे कल्टीवेटर। अभी मॉडर्न समय में हम लोग कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं। तो खेत तैयार हो गया आपका। अब दूसरा स्टेप था आपका बुआई। क्या था? बुआई। तो बुआई की अगर बात करें, तो बुआई के लिए सबसे प्राथमिक चीज़ जो है, हमें अच्छी गुणवत्ता वाले बीज चाहिए। तो इसका सिलेक्शन पहले कैसे होता था? तो इसका सिलेक्शन जो, मतलब इसको कैसे चुनते थे, तो जब भी हम जो बीज लेते थे उसको क्या करते थे, पानी में डाल देते थे, जिसमें क्या होता था कि जो हल्का बीज, जो खराब है ना, वो ऊपर तैरने लगते थे, और जो अच्छे स्वस्थ बीज है, ठीक है, वो नीचे बैठ जाते। तो इस तरह से हम लोग अलग कर लेते थे। ठीक है, और बुआई करने के लिए भी परंपरागत औजार के रूप में, ठीक, हम लोग एक कीप का यूज करते थे। ठीक है, और कीप का जो यूज करते थे, जब हम कीप में डालते थे बीज, तो ये 2-3 नुकीले पाइप उससे जुड़े हुए रहते थे, जो कि मिट्टी में जाके बीज स्थापित हो जाते। बट आधुनिक समय में हम देखेंगे तो हम लोग सीड ड्रिल का यूज करने लगे, जो कि इसमें भी वैसा ही कुछ फंक्शन है। इसमें एक ही साथ होने लगता है सब कुछ। ठीक है, मतलब जुताई भी हो रहा है, साथ में बुआई भी हो रहा है। ठीक है, इसमें आदमी की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसमें डाल दीजिए, खुद ब खुद हो जाएगा बुआई और जुताई। तो सीड ड्रिल हो गया। अब हम आगे चलेंगे। सीड ड्रिल के बाद, मतलब बुआई हो जाने के बाद, खाद एवं उर्वरक की बात हम करेंगे। किसकी बात करेंगे? खाद एवं उर्वरक की। तो खाद एवं उर्वरक की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है आपका खाद। क्या आ रहा है? खाद, और दूसरा उर्वरक। खाद जो होता है ना, ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। ठीक, मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। कभी कभी यह पोषक पौधों को वृद्धि के लिए आवश्यक है, और कुछ क्षेत्र में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है, खेत में कभी खाली नहीं छोड़े जाते। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि लगातार फसलों के उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। ठीक है, और इसी कमी को पूरा करने के लिए हम खाद और उर्वरक को डालते हैं। अगर हम खाद की बात करें तो खाद एक जैविक चीज़ है, मतलब कार्बनिक चीज़ है, जिसका निर्माण प्राकृतिक रूप से होता है। और इसका निर्माण कैसे होता है? कोई भी पौधा हो गया या फिर कोई जंतु हो गया, तो मतलब मर जाते हैं। उसके बाद उसके अवशिष्ट जो है ना, अवशिष्ट, ठीक है, उसका अपघटन होता है। उसके बाद उसको हम क्या करते हैं? खाद के रूप में यूज कर लेते हैं। इसका 2 उदाहरण, एक वर्मी कंपोस्टिंग है और केचुआ द्वारा, मतलब खाद का निर्माण वर्मी कंपोस्टिंग और केचुआ द्वारा हम लोग करते हैं। वहीं अगर हम बात उर्वरक की करें, तो उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण हम लैब में करते हैं। कहाँ करते हैं? लैब में करते हैं, फैक्ट्रियों में होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, सल्फेट हो गया, सुपर फास्फेट हो गया, पोटास। ठीक, ये सब आपका इसका एग्जाम्पल हो गया। ओके, अब हम बात करेंगे खाद और उर्वरक में कौन ज़्यादा अच्छा होता है। तो उत्पादन के मामले में अगर देखा जाए, ठीक है, उत्पादन के अगर मामले में देखा जाए, तो उत्पादन के मामले में तो उर्वरक ज़्यादा बेटर है। ठीक, क्योंकि उत्पादन इससे ज़्यादा होता है। वहीं हम इसके उर्वरक से हानि की बात करें, तो उर्वरक से हमें 2 हानि होती है कि इसकी ज़्यादा उपयोग करने के कारण, इसका ज़्यादा उपयोग करने के कारण मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है, और इससे जल प्रदूषण भी होने लगता है। इससे जल प्रदूषण भी होता है। 2 चीज़, ठीक है, इसका हानि है। ठीक है, वहीं हम खाद की अगर बात करें, तो खाद से उत्पादन तो उर्वरक की अपेक्षा कम होता है, लेकिन इससे हमें कोई नुकसान नहीं होता है, बशर्ते हमें फ़ायदे ही मिलते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण की क्षमता में वृद्धि करते हैं। कौन? खाद। ठीक है, तो हम अब देखेंगे इन दोनों में अंतर। उर्वरक क्या होता है? उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। क्या है? अकार्बनिक लवण है। ठीक है, मतलब इसको हम लोग बनाते हैं। वहीं हम खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अवशिष्ट एवं पौधों के अवशेष से विघटन होकर प्राप्त होते हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में, जबकि खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, जबकि खाद से ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। उर्वरक में, ठीक है, पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम की प्रचुरता होती है, वही खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। ठीक है,
फिर वही ये खाद के लाभ बताए हुए हैं कि जल धारण क्षमता में वृद्धि कर देता है मिट्टी का, भुरभुरी एवं सरंध्र मिट्टी बना देता है, ताकि श्वसन मतलब गैस का आना जाना पौधे के लिए बहुत लाभदायी सिद्ध होता है। मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाता है इसके उपयोग से, मतलब केंचुआ वगैरह बढ़ जाते हैं, ठीक है। और जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। तो यही सब है। अब आगे हम बात करेंगे सिंचाई की। सिंचाई की अगर बात करें तो सिंचाई, हम जानते हैं कि हर एक जीव को पानी की ज़रूरत है, तो ऐसे में पौधे को भी तो पानी चाहिए, ठीक है। तो पौधे को भी पानी चाहिए, तो क्यों? क्योंकि पौधे में लगभग 90% जल होता है, और पौधे को अंकुरित होने के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि शुष्क में ये अंकुरित होते नहीं है, ठीक है। ऐसी स्थिति में, ठीक है, हमें जल डालना पड़ता है, ठीक है। और पानी जो होता है पौधे को फसल एवं पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करते हैं, ठीक है। और मिट्टी को नमी बनाए रखने में मदद करते हैं, ठीक है। इसलिए हमें विभिन्न अंतरालों पे अलग अलग समय पे एक सिंचाई करना जरूरी होता है, पानी डालना जरूरी होता है। ये पानी डालने की क्रिया सिंचाई कहलाती है। सिंचाई के स्रोत तो कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नदी इत्यादि ये सिंचाई के स्रोत हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे सिंचाई के पारंपरिक तरीके, जिसमें मोट है, आपका चेन पंप है, ढिकली है और रहट है। और कौन है? रहट है, ठीक है। ये सब आपका पारंपरिक तरीके हैं, तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। पूछ देगा इनमें से कौन पारंपरिक तरीके नहीं है या हैं, मतलब ऐसे करके ये सब नाम याद रखिएगा। मोट, ठीक है, मोट हो गया, चेन पंप हो गया, ढकेली हो गया और रहट हो गया। ये रहट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें बैल को बांध के, ठीक है, घुमाया जाता था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देगा कौन इनमें से कौन सा पारंपरिक सिंचाई का तरीका है जिसमें बैल के द्वारा सिंचाई किया जाता था? तो रहट, ठीक है, ओके। आगे हम देखेंगे सिंचाई के आधुनिक विधियाँ में छिड़काव स्प्रिंकल के द्वारा होता है, और ड्रिप सिस्टम, ये दो आधुनिक विधि है सिंचाई के, ठीक है। जिसमें स्प्रिंकल के द्वारा जो अगर बात करें तो ये वैसे क्षेत्र में होता है जहाँ की भूमि असमतल हो तथा जहाँ जल की कम मात्रा हो। अधिकतर अगर बात करें तो ये जो छिड़काव तंत्र जो है स्प्रिंकल द्वारा सिंचाई जो है बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि ऊर्ध्व पाइपों नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे हुए होते हैं, ठीक है। या पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पाइप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधे पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। तो स्प्रिंकल जो होता है वर्षा की तरह इसमें होता है। क्या होता है? वर्षा की तरह होता है। और साथ ही असमतल एरिया जहाँ रहता है वहाँ पे इसका यूज हो जाता है। जल का कम मात्रा जहाँ रहता है वहाँ पे इसका यूज होता है, और बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। वही हम दूसरा अगर बात करें ड्रिप तंत्र का, तो इस विधि के द्वारा बूंद बूंद करके पौधों में के जड़ों में पानी डाला जाता है। तो डायरेक्ट बोलेगा जड़ में पानी किस विधि द्वारा दिया जाता है? तो ड्रिप सिस्टम के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मुख्यतः यह फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट ये दिया जा रहा है, ठीक है। आगे हम चलेंगे, अगला आपका है टॉपिक खरपतवार से सुरक्षा। तो खरपतवार से सुरक्षा, ठीक है। तो खरपतवार से सुरक्षा की अगर बात करें तो खरपतवार होता क्या है? तो जो जैसे फसल उगाएं तो फसल उगाने के साथ साथ प्राकृतिक रूप से, ठीक है, फसल के साथ अवांछित पौधे भी उग जाते हैं, उसी को हम लोग खरपतवार कहते हैं। और इसी खरपतवार अवांछित पौधे को हटाने को हम लोग निराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निराई बोलते हैं, ओके। और इसमें खरपतवार को हटाने के लिए, ठीक है, अगर इसे नहीं हटाएंगे तो हमारे फसल को नुकसान होगा, जो कि उसके पोषक तत्व को जो पौधे को मिलने वाले, हमारे फसल को मिलने वाले होते हैं, वो ये ले लेते हैं। तो उससे हमारे फसल को नुकसान होता है, वो वृद्धि नहीं कर पाते हैं ठीक से। इसलिए इसको हटाना जरूरी होता है। और खरपतवार हटाने, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि खरपतवार हटाने का टाइम क्या होता है, कब हम इसको हटाएंगे? तो ये आपका पुष्पन, मतलब जब फूल आ जाए एवं बीज बनने से पहले, ये पहले याद रखिएगा, बात नहीं, पहले का समय होता है। पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का जो समय होता है ना, उस पीरियड में आप खरपतवार को हटा सकते हैं, ठीक है। और ये हटाने के लिए हम खरपतवार नाशी का यूज करते हैं, जैसे कि 2,4-D, 2,4-D ये सब का यूज करते हैं। ये इसका क्या करते हैं? 2,4-D का यूज करते हैं, जिस पानी में मिला के जल और इसका छिड़काव करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, ठीक है, ये खरपतवार ऐसे अपने गांव में देखा होगा कि किसानों को ऐसे अपने पीठ पे डाल के छिड़काव कर रहे हैं। तो इस केस में अपने मुंह को ढकना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये बहुत हानिकारक होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब खरपतवार नाशी हम लोग निकाल देते हैं, फिर हम लोग का फसल जब तैयार हो जाता है तो अगला स्टेप आता है आपका कटाई का, ठीक है। और कटाई का जो आता है स्टेप, जिसमें हम लोग हाथ के द्वारा दराइती, जिसको हम लोग गांव में हसुआ या फिर कचिया, ठीक है, ये सब बोलते हैं, उसके द्वारा भी करते हैं। फिर हार्वेस्टर का भी यूज करते हैं, ठीक है। और अब तो क्या होता है, हार्वेस्टर के बाद फिर थ्रेसिंग होता है। तो अब क्या हुआ है कि अब एक कंबाइनर आ गया है, हार्वेस्टर और थ्रेसिंग सब एक ही साथ हो जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कंबाइन बोलते हैं, कंबाइन, जिसमें हार्वेस्टर मतलब काट भी लेता है, ठीक है। उसके बाद दौनी भी हो जाता है इसी में, ठीक है। और साथ में अनाज अलग हो जाएगा और भूसा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कंबाइन के द्वारा हो जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, फसल में भूसा वगैरह आ जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फटकने वाली मशीन से अलग कर लेते हैं, ठीक है, विनोइंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं, ठीक है। फटकने वाली मशीन से अलग कर लेते हैं। अब जो हमारे पास जो फसल आ गए, ठीक है, उसका भंडारण के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। भंडारण के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम जान लें कि जब कटाई होता है तो उस पर बहुत सारे राज्य में कटाई पर्व भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? कटाई पर्व भी मनाया जाता है, ठीक है। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवान्या एवं बिहू जैसे ये सब पर्व मनाए जाते हैं, ठीक है।
और इसके बाद हम जब फसल का भंडारण करते हैं, तो जब हम फसल को लाते हैं खेतों से, तो हम वैसे ही भंडारण उसका नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें नमी ज़्यादा होता है। क्या होता है? नमी ज़्यादा होता है, और नमी अगर ज़्यादा हो, ठीक है, और वैसे हम भंडारण कर दें, ठीक, तो ऐसे में हमारा फसल जो होता है खराब होने का संभावना ज़्यादा होता है, ठीक है। उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से उनकी अंकुरण क्षमता नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। अतः भंडारण से पहले दानों बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक होता है, ठीक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए और उनसे कीट पीड़कों और जीवाणुओं कवक से सुरक्षा हो जाए, ठीक है। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों और धातुओं के पात्र बिन्स में करते हैं, जिसको कोठी हम लोग गांव में बोलते हैं। परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो में होता है। ये साइलो याद रखिएगा, बड़े पैमाने पर बीजों का भंडारण कहाँ होता है? फसल का, ठीक है, साइलो में होता है और भंडार गृहों में किया जाता है, ठीक है। उसमें उनको पीड़कों जैसे कि नीम की सूखी पत्तियों घरों में अनाज भंडारण में उपयोग की जाती है। अब घर में अगर कोई भंडार कर रहा है, ठीक, तो वहाँ नीम की पत्ती डाल के उसके बाद भंडार करता है। ये देखिए, ये साइलो होगा, बड़े पैमाने पर अनाज भंडारण है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? साइलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइलो बोलते हैं। और ये आपका भंडारण गिरी हो गया, ठीक है, भंडारण गिरी हो गया, जिसको हम लोग, तो ये सब इतना मतलब खेतों से अनाज निकल के हमारे पास आ गया, तो ये हम लोग पेड़ पौधे से खाना प्राप्त करते हैं। उसी तरह हम लोग जंतु से भी भोजन प्राप्त करते हैं। ये ऐसा बताया गया कि जंतु से भी हमें दूध मिलता है, ठीक है। समुद्र के क्षेत्र में अगर बात करें, ठीक है, तो समुद्री क्षेत्र में मछलियों का उपयोग होता है। मछली उनका मुख्य आहार होता है, मछली मुख्य आहार होता है। तो जिस तरह हम खेती वगैरह करते हैं, मतलब पौधों से भोजन प्राप्त करने के लिए एक ही जगह पे, ठीक है, एक ही तरह के फसल लगाते हैं, ठीक है, इस क्रिया को खेती कहते हैं, ठीक है। उसी तरह जब हम जंतु को एक ही जगह बड़े पैमाने पे भोजन, आवास, देखभाल की आवश्यक, मतलब ये सब देते हैं, उनका करते हैं, तो यही कहलाता है पशुपालन, ठीक है। और मछली की बात किए थे, तो यहाँ से एक मछली के लिए क्वेश्चन बनता है कि मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है, जिसमें विटामिन डी की अधिक मात्रा होती है, ठीक है। तो कॉड लिवर तेल, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से ये आपका बना है। कॉड लिवर तेल किस में पाया जाता है? तो मछली में पाया जाता है। उसमें कौन सा विटामिन होता है? डी होता है, ठीक। तो ये सब आपका क्वेश्चन हुआ, यहीं पे टॉपिक समाप्त होती है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। ओके, और जय हिंद जय भारत करने से पहले थोड़ा एक चीज़ और देख लें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, हम लोग दृष्टि IAS के बुक से जाके देख सकते हैं, ठीक है, दृष्टि IAS का बुक, ठीक है। चलिए देखते हैं दृष्टि IAS के बुक में क्या क्या पूछा गया है इस टॉपिक से। ओके, तो चलते हैं, ये रहा दृष्टि IAS का बुक, दृष्टि IAS कक्षा 8, ठीक है, आपका कक्षा 8 है ये, ठीक है। चलिए देख लेते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में। पहला क्वेश्चन अगर आपका देखें तो फसल उत्पादन प्रबंधन में बोलता है, भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर सामान्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, रबी और खरीफ फसल, ठीक है। इन फसलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। खरीफ फसलों को ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है, ठीक है, खरीफ फसलों को ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है, और रबी फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है। तो कहता है इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ठीक है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब हमको ये बताइए, ठीक है, क्या खरीफ फसल को ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है? नहीं, ये गलत है, गलत है ना। खरीफ फसल को किस में बोया जाता है? वर्षा ऋतु में, वर्षा में बोया जाता है। वही लिखा हुआ है, खरीफ फसल को वर्षा में बोया जाता है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, रबी फसल को शीत ऋतु में बोया जाता है, तो ये सही है, तो आपका ये भी हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये हो गया, वही सब लिखा हुआ है जो हमने बताया। इसका एग्जांपल खरीफ का हो जाएगा धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। वही रबी का हो जाएगा आपका गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका बोल रहा है, जैविक खाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। जैविक खाद, तो खाद और उर्वरक पे मैंने बताया था, ठीक है। मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, ठीक है, ऐसा ये बोल रहे हैं, सही बात है, सही बात है ना भाई, ठीक है। मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, ये सही बात है। इसमें मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र हो जाती है, ये भी सही है। इसमें मिट्टी जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, ये भी सही है। तो मतलब ये 1 2 3 पूरा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मैंने ये बताया था, ठीक है। आगे चलिए, आगे बोल रहा है, कॉड लिवर तेल में विटामिन डी की अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कॉड लिवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव में? तो ये मछली हो जाएगा, अभी लास्ट में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, चलिए चौथा क्वेश्चन में, सिंचाई के आधुनिक विधियों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। अगर हम देखें, ठीक है, सिंचाई की आधुनिक विधियों के बारे में, तो पहला देखिए, पहला बोल रहा है, स्प्रिंकल सिस्टम का उपयोग, असत्य हमको ढूंढना है, का उपयोग और समतल भूमि के लिए उचित है जहाँ पर जल की कम मात्रा, ये बात सही है। छिड़काव विधि बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है, ये बात भी सही है क्या। और ड्रिप सिस्टम, तीसरा, जल बूंद बूंद पौधों की जड़ों में गिरता है, इसलिए फलदार पौधे बगीचों में पानी देने की सर्वोत्तम तरीका नहीं है, ये नहीं है, यही गलत हो गया, मतलब तरीका है, तो C नंबर आंसर हो जाएगा। ड्रिप विधि में जल की बर्बादी नहीं होती है, यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम है, ठीक है, ये बात तो सही है। चलिए, खरपतवार से सुरक्षा के लिए, 5वां क्वेश्चन आपका है, खरपतवार से सुरक्षा के लिए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, बोल रहा है कि खरपतवार जो है ना आपका, खरपतवार हटाने, ये मैंने टाइम बताया था कि सर्वोत्तम समय जो है पुष्पन एवं बीज बनने के पहले का होता है, और दूसरा क्या बोल रहा है कि पुष्पन एवं बीज बनने के बाद का होता है, पहले या बाद, ये बात बताइए हमको, पहले या बाद, तो आपका हो जाएगा पहले, A नंबर, ठीक है। बाद नहीं होता, ये गलत बोल रहा है, ठीक है, पहले होगा, ठीक है। तो B नंबर, क्या बोल रहा था, सही नहीं है, हाँ ठीक है, फिर सही है, B नंबर सही नहीं है, ठीक है। खरपतवार को हटाने का कोई यही सब बताएगा, 5 क्वेश्चन था, मैंने 5 करा दिया, ठीक है। अगले अध्याय में हम लाएंगे, अगला अध्याय आपका होगा
सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, ठीक है। तो पहले मैं एनसीईआरटी का वो बुक पढ़ूंगा पूरा, उसके बाद फिर यहाँ से मैं ये ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा, ठीक है। दूसरा इसमें टोटल जो भी कितने क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन है इसमें, तो पहले वो कर लेंगे फिर ये कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह रोज़ एक एक चैप्टर खत्म करते हुए चलेंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।